नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मेरा नाम है प्रद्युम्न पांडे। आज की बुलेटिन अपडेट में हम आपको देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिनका सीधा असर वैश्विक राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था और आने वाले चुनावों पर पड़ता दिख रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर इंसानियत को झकझोर दिया है, तो दूसरी ओर ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मुज की खाड़ी ने बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक हालात तनावपूर्ण हैं। वहीं देश के भीतर उत्तर प्रदेश में शिक्षक व्यवस्था और शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण विवाद सड़कों पर उतर आया है। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी गणित तेज हो गया है। इसके अलावा गाजियाबाद में पासपोर्ट घोटाले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और खेल जगत में आईसीसी रैंकिंग अपडेट ने भारत पाकिस्तान को विश्व कप से पहले नई स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन अपडेट और जानते हैं इन तमाम खबरों को पूरा और साफ विश्लेषण। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा के दौरान आज जबरदस्त हंगामा, महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। बजट घोषणाओं के बाद शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव, ऑटोमोबाइल्स और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बिकवाली से निवेशकों की बढ़ी चिंता। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, उत्तर प्रदेश की नई विकास परियोजनाओं के लिए अधिकारियों को दिया रोड मैप। बिहार में आज से इंटर की परीक्षाएं शुरू, 1500 से अधिक केंद्रों पर 13 लाख परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बैड बनी और केंड्रिक लेमार का रहा जलवा, खाली हाथ रहे भारतीय संगीतकार। अब खबरें विस्तार से। रूस यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर यूक्रेन के पूर्वी इलाके से सामने आई है, जहां खदान में काम करने वाले मजदूरों की बस पर रूसी ड्रोन हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 गंभीर रूप से घायल हैं। 4 साल के करीब पहुंच चुके इस युद्ध में शांति की उम्मीद एक बार फिर कमजोर पड़ती दिख रही है। इसी बीच पश्चिमी एशिया में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने चेतावनी दी है कि ईरान पर कोई भी हमला पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकता है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और खाड़ी क्षेत्र में हलचल के बीच चीन, ईरान और रूस की संयुक्त नौसैनिक एक्सरसाइज को बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य पूर्व से एक राहत की खबर गाजा से आई है, जहां करीब 2 साल बाद राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को टेस्ट आधार पर खोल दिया गया है। फिलहाल सीमित संख्या में मरीजों और विस्थापितों लोगों को आने जाने की अनुमति दे दी गई है, जिससे हजारों बीमार फिलिस्तीनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को अब करीब 4 साल होने को हैं, लेकिन शांति की हर उम्मीद पर हमलों की जमीनी सच्चाई भारी पड़ती दिख रही है। ताजा खबर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से है, जहां खदान में काम करने वाले मजदूरों की बस पर रूसी ड्रोन हमले ने कोहराम मचा दिया है। इस दर्दनाक हमले में 12 कामगारों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इधर पश्चिमी एशिया में भी तनाव की लपटें तेज हो रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने 2 टूक चेतावनी दी है कि उनके देश पर हुआ कोई भी हमला एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष को जन्म देगा। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इन सबके बीच गाजा से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। करीब 2 साल से बंद पड़ा राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जो गाजा को मिस्र से जोड़ता है, उसे फिर से खोल दिया गया है। मई 2024 में जंग के दौरान इजरायली सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब सीज फायर समझौते के तहत यहां हलचल फिर से शुरू हो गई है। फिलहाल इजराइल ने इसे टेस्ट बेसिस पर खोला है और शुरुआती दौर में सख्ती बरती जा रही है। समझौते के मुताबिक हर दिन केवल 50 मरीजों को इलाज के लिए गाजा से बाहर जाने की इजाजत होगी और हर मरीज के साथ परिवार के 2 सदस्य जा सकेंगे। साथ ही युद्ध के दौरान गाजा छोड़ चुके 50 लोग हर दिन अपने घर लौट पाएंगे। मिस्र की ओर से एम्बुलेंस क्रॉसिंग पर पहुंच चुकी हैं और यूरोपीय संघ का मिशन पूरे आने जाने वालों पर पैनी नजर रख रहा है। हालांकि अभी किसी सामान को ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन करीब 20,000 बीमार फिलिस्तीनियों के लिए यह क्रॉसिंग किसी जीवन दान से कम नहीं है। अगर यह टेस्ट सफल रहा तो आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।
अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओबीसी और एससी वर्ग को तय आरक्षण से कम लाभ मिला है। सैकड़ों अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचे, नारेबाजी की और नई मेरिट सूची की मांग रखी। पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार की ओर से क्या अपडेट है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। आइए सरल शब्दों में समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। साल 2018 में सरकार ने 59,000 सहायक शिक्षक यानी जूनियर बेसिस स्कूल के लिए भर्ती का ऐलान किया। 2019 में परीक्षा हुई, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण नियमों का सही पालन नहीं हुआ। ओबीसी वालों को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला। एससी वालों को 21% की जगह 16.2% मिला। कुल मिलाकर लगभग 15,000 से 19,000 आरक्षित पोस्ट गलत तरीके से जनरल कैटेगरी वालों को दे दी गई। ये आरक्षण घोटाला कहलाया। इस भर्ती में बेसिस शिक्षा नियम 1981 और आरक्षण नियम 1994 का उल्लंघन हुआ, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा। आज 2 फरवरी 2026 को सैकड़ों अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी की, बैनर लगाए और अपनी मांगे सौंपी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कुछ धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई। अभ्यर्थियों की कुछ मांगे हैं, क्या है वो जान लीजिए। आरक्षण नियमों के अनुसार पुनः गिनती और नई मेरिट सूची बनाए जाए। पैनल की समीक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जल्दी सुनवाई कराए और याची लाभ यानी पिटिशनर को फायदा दे। अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज करेंगे, अन्य संगठनों को साथ जोड़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 में कुछ चयन सूचियों को रद्द कर दिया और नई सूची बनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये मुद्दा पुराना है, 6 साल से ज्यादा हो गए। अभ्यर्थी अभी लंबे समय से धरना दे रहे हैं। राजनीतिक दलों जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ने इसका समर्थन किया है। मायावती से भी मदद मांगी गई। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर समय पर समाधान नहीं निकला तो भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सभी की निगाहें सरकार और कोर्ट पर टिकी हैं। योग्य अभ्यर्थी को जल्दी न्याय मिले। पारदर्शी भर्ती ही अच्छी शिक्षा की नींव है। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक ही पते पर 24 पासपोर्ट बनवाए गए और इस खेल में डाक विभाग के कर्मचारी की भूमिका भी सामने आई। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की यह सनसनीखेज तस्वीर गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है। यहां पुलिस की स्वाट टीम और भोजपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे संगठित गिरोह को दबोचा है जो फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक के जरिए लोगों के पासपोर्ट तैयार करवाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब जांच में पता चला कि एक ही मोबाइल नंबर और एक ही पते पर 24 पासपोर्ट के आवेदन किए गए हैं। आरोपियों ने भोजपुर, त्योड़ी, अतरौली और सैदपुर जैसे गांव के पतों का इस्तेमाल किया, जबकि हकीकत में आवेदक वहां रहते ही नहीं थे। इस पूरे खेल में डाक विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल निकला, पोस्टमैन अरुण कुमार, जो पिछले 12 सालों से यहां तैनात था। उसने महज 2,000 रुपए के लालच में आकर पासपोर्ट को असली पते पर भेजने के बजाय सीधे आरोपियों को सौंप दिया। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर
पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना भोजपुर पर टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्तगण हैं विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, पोस्टमैन अरुण व 2 अन्य लोग। इन लोगों के पास से कई सारे फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइवर्स लाइसेंस, फर्जी बैंक पासबुक एवं 6 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 2 कार एवं 4,000 रुपए की नगद बरामदगी भी हुई है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है एवं वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तार आरोपियों में विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, अरुण कुमार, अमनदीप सिंह और सतवंत कौर शामिल हैं। इनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। हालांकि इस मामले ने पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि आवेदक उस पते पर मौजूद ही नहीं थे। तो आखिर पुलिस कर्मियों ने किस आधार पर वेरिफिकेशन रिपोर्ट क्लियर की? क्या इसमें पुलिस विभाग के निचले स्तर के कर्मचारी भी शामिल थे? यह अब जांच का विषय है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में 5 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि फर्जी पासपोर्ट बनाने में शामिल रहे हैं। इनमें एक महिला और एक पोस्टमैन कर्मी भी शामिल है। पोस्टमैन से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लगभग 6 महीने पहले उसके पास 2 शख्स आते हैं और ये कहते हैं कि आपको पते पर पासपोर्ट नहीं पहुंचाना है, फर्जी पते पर पासपोर्ट पहुंचाना है और पासपोर्ट हम जहां मांगे वहां पहुंचाएं। आपको एक पासपोर्ट पर 2,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। जिसके बाद इस पोस्टमैन ने कई 100 पासपोर्ट उन लोगों को थमाए। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये पासपोर्ट कहां बनाए जा रहे थे, कूटरचित दस्तावेजों के जरिए बने इन पासपोर्ट्स का क्या इस्तेमाल होना था। फिलहाल ये जांच का विषय है। पुलिस ने जिन लोगों के पासपोर्ट जब्त किए हैं उन लोगों की भी तलाश की जा रही है। दरअसल पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि पासपोर्ट जहां बने वहां पर वो शख्स नहीं रहते हैं, यानी फर्जी पते पर ये पासपोर्ट बनाए गए हैं। फर्जी मोबाइल यानी एक ही नंबर पर ये सभी पासपोर्ट एक्टिव किए गए हैं, लेकिन अति संवेदनशील कागजात यानी पासपोर्ट कैसे बने ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब पुलिस के द्वारा सत्यापित करके इन पासपोर्ट्स को बनाया जाता है, तमाम कागजात वेरीफाई किए जाते हैं, तो ये सभी पासपोर्ट्स आखिर बने तो बने कैसे। फिलहाल कई और नामों का खुलासा पुलिस जल्द ही करेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि टीमों का गठन करने के बाद सभी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। महिला से भी लगातार पूछताछ की बात कही जा रही है। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई। राज्य की करीब 27 से 30% मुस्लिम आबादी 80 से 120 सीटों पर निर्णायक मानी जा रही है। टीएमसी को अब तक इस वर्ग का मजबूत समर्थन मिला है, जबकि भाजपा और अन्य दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव नजदीक है। राज्य की राजनीति में मुस्लिम समुदाय की भूमिका बहुत चर्चा में है और ऐसे में राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 27 से 30% है। 2011 की जनगणना में ये 27% थी और अब अनुमान के हिसाब से 27 से 30% के आसपास है। मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में 66% है, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, बीरभूमि और नदिया जैसे जिलों में लगभग 50% मानी जा रही है। कुल 294 विधानसभा सीटों में से 80 से 120 सीटों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। कुछ सीटों में तो उनकी संख्या 45 से 50% से ज्यादा है। इन इलाकों में वोट किस तरफ जाता है उसी से चुनावी नतीजा तय होता है। लगभग 174 सीट में कम से कम 15% मुस्लिम मतदाता हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को मुस्लिम वोटर्स का सबसे ज्यादा समर्थन मिलता रहा है। अक्सर 80 से 90% से ज्यादा वोट टीएमसी को जाते हैं। ममता दीदी गरीबी हटाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं पर जोर देती हैं, जिससे इस समुदाय में अच्छी पकड़ बनी रही है।
भाजपा भी इस वोट बैंक को समझ रही है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में उसकी जीत मुश्किल है। भाजपा हिंदू वोटर्स को एकजुट करने और घुसपैठ के मुद्दे पर फोकस कर रही है। हाल के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने मुस्लिम बहुल सीटों में वोट शेयर बढ़ाया है, लेकिन सीटें जीतना कठिन रहा। अभी एक बड़ा मुद्दा वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन यानी SIR है। 2025 में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट की। कुछ जिलों में नाम कटने या सुनवाई नोटिस ज्यादा आए, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे मुर्शिदाबाद और मालदा में। TMC और मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम वोटर्स को हटाने की साजिश बता रहे हैं। भाजपा कहती है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए है। कुछ अध्ययनों में मुस्लिम बहुल सीटों में अच्छा मैपिंग दिखा, लेकिन विवाद अभी जारी है। कुछ स्थानीय नेता और पार्टियां अलग वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे AIMIM सभी सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है और मुस्लिम आबादी को 40% बताती है, हालांकि आधिकारिक आंकड़े इससे कम हैं। TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर जैसे नई पार्टी बनाई है। इससे मुस्लिम वोट बंटने का खतरा है, जो TMC के लिए नुकसान और भाजपा के लिए फायदा हो सकता है। मुस्लिम वोटर्स की भूमिका सिर्फ संख्या नहीं है। सामाजिक आर्थिक मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पहचान और सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। हर पार्टी इसे ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। 2026 चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुख कई सीटों और पूरे राज्य के नतीजे तय कर सकता है। राजनीति तेज है, लेकिन अंत में वोटर्स ही फैसला करेंगे। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खेल जगत की बात करें तो ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत शीर्ष पर बना हुआ है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर अपनी स्थिति मजबूत की है, जबकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट आउट कर रैंकिंग में सुधार किया। T20 विश्व कप 2026 से पहले ये अपडेट सभी टीमों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। ICC रैंकिंग एक बार फिर अपडेट कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। वहीं कुछ और T20 सीरीज खेली जा रही थी, वो खत्म हो रही है। अभी कुछ टीमें आपस में खेल रही हैं। ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग की बात करें तो रेटिंग कुछ इस प्रकार है। भारत 273 पॉइंट्स के साथ टॉप पर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया 261, इंग्लैंड 259, न्यूजीलैंड 251, साउथ अफ्रीका 241 और वहीं पाकिस्तान 238 पॉइंट्स के साथ इस लिस्ट में बरकरार है। भारत नंबर 1 पर मजबूती से काबिज है। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड T20 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 4-1 से शानदार जीत हासिल की। आखिरी मैच 31 जनवरी को था, जिसमें भारत ने 271 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 225 पर ऑल आउट हो गई। भारत 46 रन से जीता। ईशान किशन ने शतक लगाया, अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिए। इस जीत से भारत के रैंकिंग पॉइंट्स बढ़े और टीम वर्ल्ड कप से पहले आत्मविश्वास से भरी हुई है। वहीं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में पाकिस्तान ने 3-0 से व्हाइट आउट किया था। सबसे बड़ी जीत हुई तीसरे मैच में। पाकिस्तान 207 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया 96 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान 111 रन से जीता। ऑस्ट्रेलिया की T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी हार थी ये। मोहम्मद नवाज ने 5 विकेट लिए। सैम अयूब, बाबर आजम, शादाब खान ने अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पाकिस्तान की रैंकिंग में भी सुधार हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका लगा। खिलाड़ियों की रैंकिंग की बात करें तो उसमें भी बहुत बदलाव हुआ है। बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टॉप पर पहुंच चुके हैं 929 रेटिंग के साथ। वहीं गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ऊपरी स्थान पर हैं। ऑलराउंडर सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे की टीम से आते हैं वे नंबर 1 पर। सैम अयूब पाकिस्तान की टीम से नंबर 2 पर और हार्दिक पांड्या नंबर 3 पर अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच होने वाला है। भारत और श्रीलंका इसमें संयुक्त मेजबान हैं। 20 टीमें खिताब जीतने के लिए उतरेगी। फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत टॉप रैंकिंग के साथ मजबूत दावेदार है। पाकिस्तान भी अच्छी फॉर्म में है। अब खेल का इंतजार है। ये अपडेट्स टीमें और खिलाड़ियों को विश्व कप से पहले बड़ा आत्मविश्वास दे रहे हैं। अच्छी तैयारी और सही रणनीति से ही ट्रॉफी जीती जा सकती है। आप किसकी जीत की आस लिए बैठे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इन तमाम खबरों के साथ आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।